हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग का ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला डेमो लेक्चर है। ठीक है, आप हमारे ऐप को नीचे से एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट आपका कोर्स वहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, जिस दिन से ये वीडियो अपलोड हो रहा है अभी डिस्काउंट में चल रहा है। जितना भी आपको जो भी कोर्स लेना, सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। चाहे वो AU LU का हो, चाहे वो COQP 11 2027 का पेपर हो, चाहे वो आपका CUT UG GAT और BA मतलब BLLB या फिर BA का पेपर हो। ठीक है, तो वो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यू कैन चेक आउट दैट। आज हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का डेमो लेक्चर 1। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज मेनली हम लोग इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहाँ से आया, कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब सब बेसिक चीज़ पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे। कल के लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स, DPSP और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज ये सब कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस और आपका इलेक्टोरल सिस्टम ये सब कवर हो जाएगा। और वैसे ही करते करते हम लोग का पूरा 3 से 4 दिन में पूरा पॉलिटी खत्म होने वाला है। एकदम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको ऐप में जो भी लेक्चर्स है वो यूट्यूब में आएंगे, बट आप मान के चलिए 1 से 1.5 महीने बाद आएंगे। तो अगर आपको एक्सेस करना है तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हम लोग का सारा कोर्सेज रहता है। लाइक 199, 149, 299 ऐसे हम लोग का पूरा कोर्सेज का आपको प्राइसिंग मिल जाएगा। ठीक है, और वो मोस्टली उसमें आपके सारे मॉक टेस्ट और एवरीथिंग इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, हम लोग का आपका अलग अलग नहीं आता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछ लेता है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है आपकी रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहली बार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, रेगुलेट करता है, बस एक एक शब्द याद रखिए, उससे आप लोग याद कर लेंगे। रेगुलेट करता है और क्या बनाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इस टाइम तक बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, फिर आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। कब आता है, ये आता है 1784 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें डुअल कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, डुअल कंट्रोल कैसे आ जाता है आपका, डुअल कंट्रोल में आ जाता है, एक हो जाता है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल मैटर देखता है, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ जाता है जो कि आपका कमर्शियल मैटर देखता है। ठीक है, तो ये डुअल कंट्रोल हो जाता है। डुअल कंट्रोल किसके किसके बीच हो जाता है, एक हो जाता है पॉलिटिकल, ठीक है, और एक हो जाता है आपका कमर्शियल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगेन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, क्या आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या होता है, इसमें आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देता है। ठीक है, बंगाल से वो पोजीशन हो जाता है आपका इंडिया के लिए। ठीक, और इसमें EIC का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है उसका ट्रेड मोनोपोली खत्म कर देता है। उसका पहले क्या था कि वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे आपको इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड कर सकता था, तो वो मोनोपोली भी खत्म हो जाता है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर आता है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यहाँ से समझते चलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आप अगर रिलेट करेंगे तो 1857 में क्रांति होती है, उसी के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ये क्या करता है, जो पूरा कंट्रोल है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से उठा के आपको इंग्लिश क्राउन के पास ये दे देता है। ठीक है, किसके पास दे देता है, तो एक क्राउन का कंट्रोल यहाँ पर क्राउन मतलब जो भी आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट जो हेड होता है ब्रिटेन का, उसको क्राउन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, फिर आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट
1861। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल देता है, यहाँ पे आपको मेनली गवर्नेंस का, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस का आपको पहला झलक देखने को मिलता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, कि मेनली जैसे आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, अभी हम लोग वोट करके एक प्रांत को आपको पार्लियामेंट में लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हर प्रांत से आपके कुछ कुछ लोगों को चुन करके वैसा एक पार्लियामेंट जैसा बनाया जाता है। इसी के बाद, इसके बाद जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है पहली बार, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है। फिर आता है हम लोग का मिंटो मोरले रिफॉर्म्स, जो कि 1909 में आता है, ठीक है, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स 1909। यहाँ पर ये क्या करता है, काउंसिल बढ़ा देता है, और इसमें मेन चीज क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या होता है, मुस्लिम के लिए अलग से सीट रिजर्व्ड रहेंगी, और उसमें क्या रहेगा कि उसमें सिर्फ मुस्लिम्स लड़ पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, आपको बीज बो देता है डिवाइड एंड रूल का, ठीक है, यही यही बीज आपका बो देता है मुस्लिम लीग का, यही मुस्लिम लीग को और हवा दे देता है, जिसके चलते आपका मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग बनाते हैं और अपना सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मांग करते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका 1919 में आता है, रिलेट करिएगा, 1919 में आता है, और ये क्या करता है, डाइआर्की कर देता है, डाइआर्की, ठीक है, डायआर्की मतलब डुअल कंट्रोल, ठीक है। डुअल कंट्रोल कैसे मतलब होता है, डुअल कंट्रोल का मतलब होता है आपका कि दो सरकारों का कंट्रोल, ठीक है, एक सेंटर में एक स्टेट में, उसको बोलते हैं डायआर्की हम लोग। इसके बाद हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अरे जस्ट अ सेकेंड, नया पेज हम चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, अच्छा, चलिए यहीं पे इंक्लूड कर देते हैं ताकि एक जगह रहे आप लोग के लिए भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सबसे बड़ा एक्ट रहता है, और ये ऑल इंडिया फेडरेशन, और यही इसी का बेसिस होता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, कि राज्यों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फ्रीडम मिलने लगता है, और वो लोग आराम से अपना इलेक्शंस कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। यही आपका बेसिस रहता है हम लोग का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। कौन सा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, जो कि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये पूरा हो जाता है आपका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कहाँ से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है और कहाँ पर ये अभी पूरा आज़ादी तक, यहाँ पर ये हो गया आपका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। एक एक वर्ड हम एक एक लाइन में बता दें कि इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहा था। फिर मिंटो मोरले रिफॉर्म्स में क्या होता है, सेपरेट मुस्लिम के लिए इलेक्टोरेट दे देता है। फिर मोन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या होता है कि डायआर्की, डायआर्की मतलब हम आपको क्या बताया कि दो गवर्नमेंट, एक सेंटर एक स्टेट, ठीक है, इसको बाई कैमरलिज्म भी बोला जाता है, ठीक है, बाई कैमरलिज्म भी बोला जाता है। वही आपको कि दो सरकारों का राज यहाँ पर होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं हम लोग के फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जो भी यहाँ पर किया गया था, ठीक है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम बेसिक टू एडवांस पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा स्लोली जा रहे हैं, बट आप चिंता मत करिए।
चलिए, अब आगे आ जाता है हम लोग डिमांड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड उठा कहाँ से, ठीक है, डिमांड उठता कहाँ से। तो यहाँ पर जो होता है, ये सबसे पहले शुरू होता है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज बिल आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज आप लोग देख सकते हैं कि स्वराज बिल किसके द्वारा आता है, ठीक है, तो स्वराज बिल आता है आपका बाल गंगाधर तिलक, बाल तिलक के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा स्वराज बिल आता है आपका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद कांग्रेस जो है ये फॉर्मली अडॉप्ट करती है आइडिया को 1934 में, ठीक है, और इसको प्रपोज कौन करता है, ये तो एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय इसको प्रपोज करते हैं 1934 में, और कांग्रेस इसको मान लेती है, ठीक है। 1940 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये इसको ऑफर को पार्शियली एक्सेप्ट करती है, ठीक है, पार्शियली एक्सेप्ट करती है, और 1942 में इसी के दौरान आपको क्या भेजती है, 1942 सॉरी 47 नहीं, 1942 में आपको क्रिप्स मिशन भेजती है, ठीक है, क्या भेजती है, क्रिप्स मिशन भेजती है। इसी को अगर हम लोग रिपोर्ट करें, रिलेट करें, तो ये आपका गांधी जी के साथ जो डू और डाई का नारा आता है वो आपको इसी क्रिप्स मिशन के बाद आपका यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है, क्यों रिजेक्ट कर देती है, कि ये डोमिनियन स्टेटस देता है, मतलब डोमिनियन स्टेटस मतलब कि हम लोग होंगे यूके के ही पार्ट, लेकिन हम लोग का सब चीज अपना अलग रहेगा, तो ये कांग्रेस इसको नकार देती है, बोलती है कि हम लोग को अपना पूरा कंट्री चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, ठीक है, आइए अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। चलिए, एकदम बेसिक टू एडवांस सब चीज आपका कवर करेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये किसका भाग रहते हैं, तो ये भाग रहते हैं आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के, किसके, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल मेंबरशिप कितना रहता है, टोटल मेंबरशिप, तो टोटल मेंबरशिप रहता है आपका 389 का, ठीक है, 389 का रहता है, जिसमें 296 सीट्स आपका ब्रिटिश इंडिया का, 93 प्रिंसली स्टेट्स का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है 389 का होता है, ठीक है। इसके बाद ये आगे जा करके यही कम होकर के हो जाता है 299 का, जो कि केवल केवल इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इंडियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग का मेनली जो नंबर हो जाता है लास्ट लास्ट में 1947 के आसपास आपका, जब फिर 1950 के आसपास जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन एकदम फाइनली बनने रहता है, तो 299 मेंबर्स उसमें बचते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का थोड़ा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला मीटिंग होता है आपका 9 दिसंबर 1946 को, टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम लेता है 11 सेशन ये लोग लेते हैं, ठीक है, 11 सेशन ये लोग लेते हैं, कितना टाइम लगता है, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन टोटल यहाँ पर इन लोगों को लगता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो की पर्सनालिटीज है उनका रोल क्या क्या था, ठीक है। जैसे कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, तो प्रेसिडेंट हम लोग के रहते हैं आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी, सबसे पहले जो टेम्पररी प्रेसिडेंट आते हैं वो रहते हैं आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो परमानेंट बनते हैं वो बनते हैं हम लोग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमिटी, अब आ जाता है ड्राफ्टिंग कमिटी, ये तो सबको पता है, अंबेडकर जी बनते हैं, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बनते हैं। ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन, ये बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाले कौन रहते हैं, तो ये रहते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू जी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन रहता है, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, ठीक है, आप बस याद रखिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन रहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें एक एग्जांपल हम और रिलेट करके पूछ लेते कि इनको सरदार का टाइटल कौन दिया था। तो इनको सरदार का टाइटल बरदोली लेडीज दी थी, बरदोली सत्याग्रह के दौरान। तो फंडामेंटल राइट्स की रिलेटेड कमिटी के कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपके ड्राफ्टिंग कमिटी। फिर आपका, हाँ, ये आपका फाइनेंशियल कमिटी था, तो उसके कौन थे, फाइनेंशियल कमिटी के थे आपके के एम मुंशी। ये भी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ठीक है, के एम मुंशी। चलिए, और उसके बाद हो जाते हैं हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन रहते हैं, बी एन राव रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, अब इसके बाद हम लोग और आगे क्या देख लेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड। तो ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड हम लोग का ये और एक चीज हो गया कि जो हम लोग का फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बन जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, कब बन जाता है, 26 नवंबर 1949 को बन जाता है। यहाँ पर संविधान दिवस मनाया जाता है इसी दिन। ठीक है, और ये आता है आपका 26 जनवरी 1950 को यहाँ लागू हो जाता है। 26 जनवरी को ही क्यों लागू होता है, क्योंकि इसी दिन आपका जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास करते हैं 1930 में। ठीक है, 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग यहीं से उठती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात, हम लोग का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग का लिया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि सबसे ऊपर हम लोग का संविधान है, मतलब सबसे ऊपर हम लोग का रूल्स है, उससे आगे कोई भी नहीं, सब पे लागू होगा ये रूल। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगल सिटीजनशिप के बाद क्या आता है, कैबिनेट सिस्टम और रिट सिस्टम हम लोग का यहीं से ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया। क्या क्या, कैबिनेट सिस्टम और रिट सिस्टम। इसके बाद हम लोग का यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी आप लोग कैसे याद रख सकते हैं कि बहुत बार आपका राइट का बात वहीं से उठता है, तो फंडामेंटल राइट लिया गया है। और जुडिशरी से जितना भी इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, फिर हो गया आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फिर हो गया ये रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये सब सब आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और एक और चीज, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, ये भी जो है आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग का लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, आयरिश क्या होता है, आयरिश होता है आपका आयरलैंड का। तो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से मेनली हो गया आपका डीपी एसपी जो है, ये सबसे मेन हो गया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन, मेथड, ठीक है, ये मेथड हो गया। और आपका साउथ अफ्रीका से मैनर लिया गया, तो ये दोनों अलग है, ये दोनों को अलग रखिएगा, मेथड। और यहाँ पे राज्यसभा का नॉमिनेशन। ठीक है, क्या क्या हो गया, नॉमिनेशन टू राज्यसभा, ये सब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कैनेडियन से क्या लिया गया है भाई, कैनेडियन से आपका लिया गया है फेडरल सिस्टम, मेनली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फेडरल सिस्टम लिया गया कैनेडियन से। रेसिडुअरी पावर्स लिया गया। ठीक है, रेसिडुअरी पावर्स क्या होता है, रेसिडुअरी पावर्स के मतलब अगर आपका कोई चीज, कोई पावर के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई पावर के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो वो सीधा सीधा आपका पार्लियामेंट के पास चल जाता है, इसको बोला जाता है रेसिडुअरी पावर्स। ठीक है, फिर हम लोग का ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग का कंकरेंट लिस्ट लिया गया है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट हो गया। उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट हो गया। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है कि अगर कोई एक बिल आपका दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के बीच में
6 महीने से ज्यादा रह जाता है कि इधर से लोकसभा भेज रहा है उधर से राज्यसभा भेज रहा है, तो उस पे प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग बुला सकता है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका मनी बिल में कभी जॉइंट सीटिंग नहीं होता है, और आपका कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट में जॉइंट सीटिंग नहीं बैठता है। ठीक है, अगर जॉइंट सीटिंग आपका बैठेगा तो आपको वो लोकसभा का स्पीकर ही चेयर करता है, अगर वो नहीं है तो लोकसभा का डिप्यूटी स्पीकर चेयर करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आ जाता है जर्मनी। जर्मनी जर्मनी से हम लोग का क्या होता है, जर्मनी से हम लोग का आ जाता है इमरजेंसी। इसको हिटलर से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, जर्मनी से हम लोग का इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाता है। इसके बाद हम लोग का बन जाता है, नेक्स्ट पेज हम कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट पेज हम लोग का आ जाता है, जर्मनी हो गया, फिर आ जाता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आपको क्या बताए थे, अमेंडमेंट का प्रोसीजर। ठीक है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर और आपका इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर ये लिया गया था। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था हम लोग का, तो फ्रेंच से हम लोग का लिखा लिया गया था रिपब्लिक। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब हम आपको इंडिया का प्रियम्बल में मिल जाएगा। ठीक है, फ्रेटर्निटी। ठीक है फिर आ जाता हम लोग का यूएसएसआर यानी कि रशिया, तो उससे क्या लिया गया था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, उससे लिया गया था। और आपका मेनली बस यही है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का मेनली सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग थोड़ा आपका प्रियम्बल को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा प्रियम्बल को पढ़ेंगे। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रियम्बल से बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है, तो हम आपको हर एक शब्द का मतलब बता देते हैं। ठीक है, कि आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको हर एक शब्द का मतलब तो थोड़ा पता रहे, आप लॉ करने जा रहे हैं इतना तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, आपको एक दिखेगा सोवरेन। ठीक है, अरे जस्ट अ सेकेंड, एक आपको दिखेगा यहाँ पर सोवरेन। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर आपको दिख ही गया था तो हम आपको दिखा ही देते हैं। ये सारा आपका जितना भी हम लोग का कोर्सेज अभी तक लॉन्च्ड है, ये तीन है, यूजी का बीए और बीएलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और लखनऊ यूनिवर्सिटी का, और सीओईटी सीओक्यूपी 11 का आपका लॉन्च्ड है। ठीक है, करंट प्राइसेस ये हैं, जनरली आपका यहाँ पर प्राइसेस बढ़ने वाला है क्योंकि यहाँ से लॉन्च होने का 11 दिन तक हम लोग का ऑफर चल रहा है। इसके बाद सब कोर्सेज में आप देखिएगा 50 to 60 रुपीज़ के आसपास, किसी किसी में 100 रुपीज़, जैसे कि आपका सीओक्यूपी 11 कोर्स है तो ये सीधा इसमें 200-300 रुपीज़ बढ़ेगा, ये 499 का कोर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेन का मतलब होता है इंडिया कोई भी आपका एक्सटर्नल कंट्रोल यानी कि दूसरे किसी भी देश के कंट्रोल से बाहर है, हम लोग अपना डिसीजन खुद लेने के लिए सक्षम है, ये इसको बोला जाता है सोवरेन। अब आ जाता है हम लोग सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, ये बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, मतलब क्या कि हम लोग गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए काम करेगा सरकार। ठीक है, कैपिटलिस्ट इसी का उल्टा होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट क्या होता है कि सरकार स्पेसिफिकली कोई भी गरीबों के लिए योजना लेकर के नहीं आती है। वो ये कि वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है कि लोग खुद काम करे, खुद मेहनत करे और उतना पैसा कमाए। और सोशलिस्ट क्या है कि सरकार जो जिनकी आय कम है उनको थोड़ा मदद करे और ताकि वो ऊपर आने में थोड़ा उनको मदद हो। इसके बाद आ जाता है सेक्युलर। सेक्युलर क्या कहता है कि हम कोई भी एक धर्म को लेकर के नहीं चलते हैं। ठीक है, हमारे लिए सब धर्म बराबर है। इसके बाद आ जाता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि हम जो लोग हैं वो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। ठीक है,
इसी के बाद आ जाता है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हम लोग का जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, वो हमेशा इलेक्टेड होगा। यानी हम लोग के जो है प्रेसिडेंट है, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, आपको पता होगा कि रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जो भी है वो हमेशा इलेक्शन के थ्रू आएगा, ना कि हेरिडिटरी के थ्रू। हेरिडिटरी मतलब कि जैसे वो लाइन था ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो एग्जैक्टली वही लाइन है कि अगर राजा का बेटा राजा बन रहा है तो वो आपका रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बाकी जो पहले अभी पढ़े थे, लिबर्टी, जो फ्रांस से लिया गया था। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब ये होता है कि हम लोग को आज़ादी है अपना सोच का, अपने एक्सप्रेशन का, अपना धर्म पालन करने का, ये सब का हम लोग को आज़ादी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब कि सब लोग सरकार के नज़र में समान है, किसी को एक्स्ट्रा किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि हमारे सारे जो भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो हमारे भाई बहन है, हम लोग को उनका डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए, उनसे लड़ाई नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए कि उनका जो भी है राइट वायलेट हो और उनको दिक्कत हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं लीगल स्टेटस ऑफ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है कि नहीं आता है? तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस, ठीक है, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आता है। क्या आता है? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके तहत कहा जाता है कि प्रियम्बल जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है तो अमेंड कैसे होगा आपका प्रियम्बल? वैसे ही अमेंड होगा जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स है थोड़ा देख लिया जाए। स्पेसिफिकली एग्जाम में आपसे नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लीजिए क्योंकि बहुत लंबा, बहुत डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा लिखा हुआ। इसके बाद बहुत सारे रिसोर्सेज से लिया गया है। ये रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है, ठीक है। रिजिड और फ्लेक्सिबल आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है कि फ्लेक्सिबल? तो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। मतलब क्या कि जहां भी आपको अमेंडमेंट जरूरी है वहां पे आराम से अमेंडमेंट हो जाएगा, लेकिन जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, आपका फंडामेंटल राइट है, तो ये सब आपका अमेंड नहीं होगा, तो ये आपका रिजिड है, ठीक है। इसके बाद फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी बायस भी है, ठीक है। फर्क क्या होता है? फेडरल सिस्टम क्या होता है कि आपका जो स्टेट है, ठीक है, आपका जो स्टेट है उसको बहुत ज्यादा पावर हो जाता है और स्टेट और यूनियन को लगभग बराबर पावर होता है। लेकिन लेकिन हम लोग का जो है जो स्टेट का पावर है, लेकिन यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस है मतलब क्या? यूनिटरी बायस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है स्टेट से, ठीक है। हम लोग का पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ठीक है। क्या क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। इसी के बाद हम लोग का फंडामेंटल राइट्स भी है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स है, जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। फिर हम लोग का डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स आएगा तो डीपीएसपी है, ठीक है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो सब वोट करके हम लोग का सरकार बनाते हैं। और इसको 18 साल से ऊपर कब आया था? ये आपका 68th अमेंडमेंट आया था, ठीक है। 61st अमेंडमेंट के द्वारा आपका ये हम लोग का 18 साल का एज बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है कि हम लोग एक बार में एक ही जगह के नागरिक रह सकते हैं और इमरजेंसी प्रोविजन हो जाता है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब क्या होता है, ये सबको हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे। इमरजेंसी जितना भी है सेंटर स्टेट रिलेशन में हम लोग इसको इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो सब चिंता नहीं करिएगा, वो सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन सा है जो आपको याद रखना जरूरी होता है, आइए इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सा हम लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट में क्या आ जाता है, सबसे पहला पार्ट में है हम लोग का इंपॉर्टेंट टेरिटरी से रिलेटेड, ठीक है। बस ये कुछ कुछ ही जरूरी है, वही पढ़िए, बाकी सब आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया हम लोग का टेरिटरी से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, उसके बाद हम लोग का कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये 5 से 11 पार्ट 2, ये है हम लोग का सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप, जिसमें सीएए का बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है। पार्ट 3 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 36 से 51 डीपीएसपी, ठीक है। इसके बाद बस आपका आगे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से सीधा सीधा आपको और इसके बाद कौन सा याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके बाद बस आप सीधा यही याद कर लीजिए, पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यूनियन किस में है, कौन सा पार्ट में है, किस में, ये आपको उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, यहाँ तक बस पहला 4 और 20th जो पार्ट है जो कि आपका अमेंडमेंट, बस यही जनरली आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, बस खत्म होने वाला है, ठीक है। पार्ट्स पढ़ लिए हम लोग, पार्ट्स के बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद तो इन डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे ही, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेंगे, फिर आपका इंपॉर्टेंट जो स्केड्यूल है 12, वो 12 स्केड्यूल देख लेंगे, ठीक है। और कुछ थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आपका आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए, और आपको इसका डिटेल्ड नोट्स जो है, हम आपको नोट्स दिखा भी देंगे कि कैसा नोट्स आपको यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। ये तो लेक्चर है जो समझाने के लिए, बाकी जो डिटेल्ड नोट्स आपको जाएगा वो बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके बाद क्या है हम लोग का, इसके बाद हम लोग का आर्टिकल 15 जो कि है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये आपका डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। उसके बाद क्या है आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि हम सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या आर्टिकल 17 जो कि है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, कि हम अनटचेबिलिटी का अबॉलिश करेंगे, अनटचेबिलिटी मतलब छूत अछूत को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या है, उसके बाद है हम लोगों का अगला टॉपिक जो कि है आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स हम लोग का अगला आर्टिकल है। उसके बाद आर्टिकल 19 क्या हो जाता है, ये हम लोग का फ्रीडम से रिलेटेड है। फ्रीडम कौन कौन सा प्रोवाइडेड है हम लोग का, फ्रीडम हम लोग को टोटल इन शॉर्ट 6 फ्रीडम प्रोवाइडेड है। कौन कौन से 6 फ्रीडम हो जाते हैं, सबसे पहला स्पीच, ठीक है, सबसे पहला स्पीच। दूसरा क्या हो जाता है हम लोग का असेंबली, हम लोग बोल पाएंगे, बोल के असेंबल हो पाएंगे। उसके बाद क्या होता है एसोसिएशन, जब हम लोग असेंबल होंगे एक जगह तो हम लोग अपना एसोसिएशन बना सकते हैं, एसोसिएशन मतलब कि आपका संघ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, संघ बना के हम लोग इधर उधर घूम सकते हैं, ये हो गया हम लोग का मूवमेंट, ठीक, मूवमेंट हो गया। मूवमेंट के बाद हम लोग का इसके बाद क्या आ जाता है, मूवमेंट के बाद है हम लोग का अगर हम लोग घूम पाएंगे तो जहां भी घूमेंगे वहां पे रिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रेसिडेंस। फिर आ जाता है हम लोग का लास्ट
जो कि हम लोग का जहाँ भी घूम पाएंगे वहाँ पे हम लोग जा कर के अपना बिजनेस कर पाएंगे या फिर प्रोफेशन फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेनली हम लोग का इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर हो जाते हैं। कितना लंबा लेक्चर हो गया एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग का अराउंड 35 मिनट का लेक्चर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी से रिलेटेड अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का आगे है राइट टू इक्वालिटी। यहाँ तक हम लोग का 18 तक, 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी होता है। ठीक है, एक बार हम पहले इसको लिख देते हैं। राइट टू इक्वालिटी होता है। उसके बाद हम लोग का राइट टू फ्रीडम होता है 19 से 22। ठीक है, 19 से 22 क्या होता है? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? ये 23-24 होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम आपको बताते भी जाएंगे, सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम बता नहीं रहे हैं। ठीक है, पूरा रिपीट करेंगे, चिंता नहीं करिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। ठीक है, 25 से 28 आपको राइट टू। उसके बाद कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हम लोग का आ जाता है 29-30। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको हम लोग बस रीड क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग का आर्टिकल्स यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का से जो हम लोग का लेक्चर है वो हम लोग का कल होने वाला है। ठीक है, इसीलिए बस हम इसको रीड करते जा रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग का कल इन डेप्थ इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और इम्पोर्टेंट क्या क्या हो जाता है? आर्टिकल 52 हो जाता है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं वो सब आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, और ये सब हम आपको एज अ नोट, ठीक है, एज आपको पूरा जो वर्ड डॉक्यूमेंट में एक इन डेप्थ आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा जिसमें सारा चीज़ आपका इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, वो भी हम आपको अभी तुरंत दिखा देंगे कि कैसा आप लोग को पीडीएफ फाइल मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 52 एक इम्पॉर्टेंट हो गया। आर्टिकल 52 के बाद कौन सा आ जाता है? आर्टिकल 52 के बाद आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट हम लोग के रिमूव कैसे होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट कैसे रिमूव होते हैं? तो हम लोग के इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट हम लोग का रिमूव होता है। इम्पीचमेंट क्या होता है कि दोनों में से एक जगह पर, या तो आपका लोकसभा या तो राज्यसभा में आपके उनके अगेंस्ट एक बिल आएगा, वहां से फिर उनका रिमूवल होता है। ठीक है, चलिए, अगला टॉपिक के आगे हम लोग, अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हम लोग का है 124। 124 किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। उसके पहले आर्टिकल 110 किसके बारे में बात करता है? मनी बिल के बारे में बात करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। ठीक है, मनी बिल के बारे में बात करता है। उसके बाद और कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है? तो ये हम लोग का 141 के हो जाता है। 141 किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। ठीक है, उसी के बाद अगर हम लोग और आगे बढ़े तो आगे हम लोग का आर्टिकल 200 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये गवर्नमेंट का असेंट के, गवर्नर का असेंट के बारे में बात करता है, जिसके अगेंस्ट आपका कर्नाटक गवर्नमेंट और उनके जो गवर्नर है उनके बीच में टसल चल रहा था। ठीक है, उसके बारे में बात करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग का 32 पढ़ के आ रहे हैं। उसी से रिलेटेड हम लोग का 226 राइट टू इशू रिट्स आपका हाई कोर्ट का। ठीक है, उसके बाद हम लोग का और इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? और एक इम्पोर्टेंट जो हम लोग का हो जाता है वो हो जाता है आपका आर्टिकल 352, 356। ये हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस में पढ़ेंगे, 360 और 368। ये सारे आर्टिकल्स हम लोगों के इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हम लोग के अमेंडमेंट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग का ये सेशन अमेंडमेंट्स और स्केड्यूल, बस ये दोनों देखना है, उसके बाद हम लोग का ये सेशन एंड हो जाए। ठीक है,
इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन से देखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पहला ही अमेंडमेंट आ जाता है। फर्स्ट अमेंडमेंट क्या करता है, फर्स्ट अमेंडमेंट आपका राइट टू प्रॉपर्टी ये सबको जो है हटा करके इंक्लूड कर देता है नाइन्थ स्केड्यूल में। ठीक है, नाइन्थ स्केड्यूल में इंक्लूड कर देने से क्या हो जाता है कि वो जुडिशरी का परव्यू से बाहर हो जाता है, मतलब कि जुडिशरी उसको देख ही नहीं सकता, उसमें कुछ भी करे सरकार जुडिशरी उसको नहीं देख सकता। ये आपका नाइन्थ स्केड्यूल सबसे पहला अमेंडमेंट ही यही आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आके देखें, पहला अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के बाद जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट क्या करता है, ये मोस्टली जो है आपका पार्लियामेंट को इमेंस पावर दे देता है कि हम कोई भी आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं, उसको कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। ठीक है, ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी से रिलेटेड 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी में सोशलिस्ट सेक्युलर और आपको ये सब ऐड किया जाता है, सोशलिस्ट सेक्युलर ये सब शब्द आपका ऐड किया जाता है। ठीक है, इसी के बाद हम लोग का 61st अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 44th इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें राइट टू एजुकेशन आता है। ठीक है, राइट टू ये आता है, राइट टू एजुकेशन नहीं आता है। 44th में आपका जस्ट सेकंड हम चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका एक चीज़ हटता है। 61st में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ जाता है। ठीक है, फिर आपका अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग का नेक्स्ट आगे आ जाता है आपका 100th अमेंडमेंट। 100th अमेंडमेंट किसके किसके बीच होता है, इंडिया बांग्लादेश के बीच होता है बाउंड्री के लिए। ठीक है, ये सब इन डेप्थ हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम लोग का ये पहला लेक्चर है, बस ओवरव्यू लेना है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम लोग जल्दी जल्दी बस इंपॉर्टेंट चीज़ देख ले रहे हैं, उसके बाद जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और हम लोग ये कवर करने वाले हैं, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे जब आपका अमेंडमेंट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ जब आपका आएगा कि कैसे कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ फंड ये आया, सज्जन सिंह का केस, ये सब थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं। तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ अच्छे से दिखने को मिल जाएगा। 101st अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये आपका जीएसटी आता है। ठीक है, 102nd आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 102nd क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो 102nd जो है हम लोग का ये इंक्लूड कर देता है एनबीएससी बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। 103rd बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन दे देता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर हो जाता है। और यहीं पे आपका 106 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 106 क्या करता है, ये आपका 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा, ये बिल पास हो जाता है। 33% रिजर्वेशन ये कौन पास करता है, ये होगा आपका 2026 का एंड, 2027 में जो आपका से कास्ट सेंसस होगा, ये सॉरी आपका पॉपुलेशन सेंसस होगा, उसके आधार पर यहाँ पर ये तय होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग एक तो इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, स्केड्यूल याद कर लेते हैं हम लोग कि कौन सा स्केड्यूल में क्या चीज़ दिया गया है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पर याद कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग का जो सेशन है वो यहाँ पर एंड होते हुए आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो वो हम लोग जैसे कि कैसे कौन सा मेजॉरिटी से आपका बिल पास होता है, कैसे पास होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ हम लोग आने वाले 3 से 4 लेक्चर में कवर कर लेंगे एकदम इन डेप्थ। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग इम्पोर्टेंट स्केड्यूल देखें और उसको याद कैसे करना, मेन चीज़ याद करना होता है राइट, तो उसको याद कैसे करना है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहला जो स्केड्यूल आता है इसका एक टेक्निक है याद करने का, और वो टेक्निक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसको लिख लीजिए यहाँ पर, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये टेक्निक है। ठीक है, यहाँ लाइन से लिख लीजिए, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टी से क्या हो गया, पहला स्केड्यूल में टेरिटरी से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरे स्केड्यूल में किससे रिलेटेड है, इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स होता क्या है, इमोल्यूमेंट का आपको मतलब पता होगा तभी तो याद करेंगे। इमोल्यूमेंट का मतलब होता है अलाउंस। ठीक है,
इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? अलाउंस। चलिए, तीसरा क्या होता है? तीसरा हो जाता है अफर्मेशन। अफर्मेशन, इमोल्यूमेंट का मतलब क्या हो? अलाउंस और आपका सैलरी, ठीक है। अफर्मेशन क्या होता है? देखिए, दो टाइप का होता है, या तो आप ओथ लेते हैं या तो आप अफर्मेशन लेते हैं। तो याद करने के लिए अफर्मेशन लिखिए। तो ओथ या अफर्मेशन, ओथ मतलब कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का पालन करूंगा, ये हो गया आपका ओथ, कि ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अफर्मेशन क्या होता है? अगर कोई नास्तिक व्यक्ति या जो ईश्वर में नहीं मानता है तो वो अफर्मेशन लेता है, ठीक है। आर क्या होता है? लास्ट में आर होता है आपका राज्यसभा से रिलेटेड, ठीक है। एस क्या होता है? ये आपका स्केड्यूल एरिया और स्केड्यूल टाइप्स ट्राइब से रिलेटेड होता है, ठीक है। वो क्या होता है? अदर स्केड्यूल एरिया और अदर स्केड्यूल टाइप्स ट्राइब्स हो जाता है। जैसे कौन कौन सा अलग अलग? जैसे क्या का असम हो गया, आपका मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब सब आपका अलग अदर स्केड्यूल एरिया स्केड्यूल टाइप, ठीक है। एफ से क्या होता है भाई? एफ से मतलब होता है हम लोगों का फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग मुद्दों पर कानून ये लोग बनाएंगे। ये हो जाता है आपका फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद आ जाता है हम लोग का टीयर्स, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओल्ड क्या हो जाता है? ये लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपका लैंग्वेजेस कौन कौन सा दिया गया है? तो ये हम लोग का दिया गया है आपका यहाँ पर 22 लैंग्वेज टोटल यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। एल से क्या हो जाता है? एल से हम लोग का लैंड रिफॉर्म आ जाता है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म आ जाता है, ठीक है। 10वां क्या होता है? 10वां एंटी डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? कि आपका दल बदल कानून, ठीक है, वो 10th स्केड्यूल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्या है? इसके बाद आ जाता है हम लोग का 11 स्केड्यूल में पंचायत, और 12वां में आ गया म्यूनसिपैलिटी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। ये हो गया हम लोग का यहाँ पर सारे स्केड्यूल्स, ठीक है। अब अगला लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? पूरा फंडामेंटल राइट्स कवर करेंगे, बीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तीनों कवर करेंगे। और ये तीनों के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें हम लोग फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एवरीथिंग हम लोग कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हम लोग का ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में जाइए और ये वीडियोस एक्सेस करिए। और एक सेकेंड, हम आपको आपका नोट्स भी एक बार हो सके तो यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। अगर हो पाएगा तो हम आपको ये नोट्स यहाँ पर शेयर कर देते हैं, ताकि अच्छा, आपको नोट्स तो फ्री में मिल ही जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपको ये वाला जो मैं लिखा हुआ ये नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे इन डेप्थ बहुत बेटर जो पीडीएफ हम लोग का टीम बनाया है, तो वो पीडीएफ आप लोग को यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ज़रूर से आप ऐप डाउनलोड करिए। फ्री सेक्शन के अंडर ये वाला पीडीएफ आपका अपलोड हो चुका रहेगा, जो कि आज का है, ठीक है। ये फ्री सेक्शन के अंडर हम लोग का अपलोड हो चुका रहेगा, वो एक्सेस कर लीजिए। और ये वाला लेक्चर भी वहाँ पे अपलोडेड रहेगा, दोनों देख लीजिए कैसे होने वाला है। और आज का जो आपका टेस्ट है, ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे, डेली एक लेक्चर करेंगे, आपको उसका नोट्स मिल जाएगा, दोनों पढ़िए और शाम में उससे रिलेटेड एक टेस्ट दे दीजिए वही ऐप में। तो उससे आपका कंप्लीट, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वो सारे बेसिस पे आपका तैयारी होते जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में।